टोक्यो के चहल-पहल भरे गिंजा डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच अचानक कुछ असाधारण घटता है। एक मिस्टीरियस डोर अचानक प्रकट होता है जो एक नई दुनिया का रास्ता खोलता है। लेकिन ये दुनिया शांति से भरी नहीं है। एंशिएंट रोमन आर्मर पहने हुए वॉरियर्स और पौराणिक क्रीचर्स सड़कों पर निर्दोष लोगों पर हमला करने लगते हैं। इस अफरा-दफरी के बीच जेएसडीएफ का रिजर्व सैनिक यूजी इटामी नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस के सहयोग से वे सभी को इंपीरियल पैलेस की सुरक्षा में ले जाते हैं। इटामी की बहादुरी अनदेखी नहीं की जाती। उसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और नेशनल हीरो घोषित किया जाता है। लेकिन इस घटना के बड़े परिणाम सामने आने वाले हैं। प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि जापान चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के सहयोग से एक जेएसडीएफ टास्क फोर्स को उस रहस्यमयी दुनिया के गेट तक भेजा जाएगा। उनका मिशन तलाश करना, अटैकर्स को पकड़ना और न्याय की मांग करना। कई महीनों की तैयारी के बाद इटामी के नेतृत्व में टास्क फोर्स आखिरकार अपने मिशन पर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वे गेट के पार पहुंचते हैं, उनका सामना एक वेल प्रिपेयर्ड एनिमी आर्मी से होता है। माहौल टेंस हो जाता है क्योंकि वे एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। गेट के पार इटामी और उसके साथी सोल्जर्स को सिर्फ फिजिकल बैटल ही नहीं बल्कि इनर स्ट्रगल का भी सामना करना होगा। वे अपनी असली ताकत खोजेंगे, गहरी भावनाओं से भिड़ेंगे और इस दौरान दोस्ती, विश्वास और एक्सेप्टेंस को नए रूप में समझेंगे। ये दूसरी दुनिया देखने लायक है। विशाल नेचुरल लैंडस्केप्स, एंशिएंट रुइंस और अद्भुत क्रीचर्स हर मोड़ पर उनका इंतजार करते हैं। ये विजुअल्स का एक्सपीरियंस उनकी जर्नी को और भी ग्रैंड बना देता है। अपनी कॉन्वर्सेशंस में सोल्जर्स अपनी होप्स, फियर्स और ड्रीम्स शेयर करते हैं। वे केओस के बीच दोस्ती में सुकून पाते हैं और साथ मिलकर हीरो होने का असली अर्थ रीडिफाइन करते हैं। अल्नस हिल के आसपास सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ जाता है। एम्पायर अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए जापानी फोर्स को रोकने के लिए भारी सेना भेजता है। लेकिन उनकी शौक तब बढ़ जाती है जब जेएसडीएफ का एडवांस आर्टिलरी आसानी से उनकी ताकत को नष्ट कर देता है। एम्परर मोल्ट स्थिति की गंभीरता को समझता है और फ्यूडल लॉर्ड्स को अटैक करने के लिए कहता है। हालांकि ये उसकी एक सोची समझी चाल होती है। लॉर्ड्स को भारी नुकसान पहुंचता है जिससे वे साम्राज्य की कमजोरी का लाभ नहीं उठा पाते। इस बीच बढ़ते तनाव के बीच इटामी को एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है। उसे थर्ड रिकॉन यूनिट का नेतृत्व सौंपा जाता है, जिसका काम आसपास के शहरों और साइट्स का सर्वे करना है। इस लीडरशिप रोल में इटामी का कैरेक्टर विकसित होता है और वे आने वाली चुनौतियों का सामना करता है। उनकी यात्रा उन्हें कोडा विलेज तक ले जाती है, जो साधारण दिखने वाली पर रहस्यों से भरी बस्ती है। लेकिन अचानक वे एक भयावह दृश्य देखते हैं। एक विशाल फायर ड्रैगन पास के जंगल को तबाह करता हुआ अपने पीछे सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ता है। इस केओस में इटामी की कंपैशन उसे सर्वाइवर्स खोजने की ओर ले जाती है। यहीं उसे एक अद्भुत डिस्कवरी मिलती है, एक यंग एल्फ वुमन जो बेहोश होकर एक कुएं में छिपी होती है। ये मुलाकात कहानी को भावनात्मक गहराई देती है और एक्सेप्टेंस और स्ट्रेंथ की खोज का नया रास्ता खोलती है। एल्फ महिला को साथ लेकर थर्ड रिकॉन यूनिट वापस कोडा विलेज लौटती है। वहां वे देखते हैं कि विलेजर्स ड्रैगन की तबाही से भयभीत होकर जापानी सोल्जर्स से मदद मांग रहे हैं। सब मिलकर इवैक्यूएशन की तैयारी करते हैं। इवैक्यूएशन के दौरान उन्हें दो मैजिशियंस लिलेला ललेना और उनके गुरु कैटो एल एल्टेस्टिन से अप्रत्याशित सहायता मिलती है। इन मैजिकल कैरेक्टर्स का आना कहानी में एक नया डायमेंशन जोड़ता है और फैंटेसी एलिमेंट्स को और गहराई देता है। मैजिशियंस अपनी अपनी एबिलिटीज और नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्रुप में नया संघर्ष और टेंशन आता है। इसी केओस में बैंडिट्स का एक समूह ग्रामीणों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी योजना नाकाम हो जाती है क्योंकि अचानक रोरी मर्क्यूरी, जो डार्क गॉड एम्ब्रॉय की अपोस्टल है, उन पर कहर बरसाती है। ये एनकाउंटर शक्तियों के टकराव को सामने लाता है और रोरी को एक फॉर्मिडेबल कैरेक्टर के रूप में स्थापित करता है। संघर्ष अब और गहरा हो जाता है, जिसमें अलग अलग गुटों के बीच फिजिकल और आइडियोलॉजिकल दोनों तरह की लड़ाइयां देखने को मिलती हैं।
जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, इटामी का दल, रेफ्यूजीज और नए साथियों के साथ सीधे रोरी मर्क्यूरी के आमने सामने होता है। आश्चर्यजनक रूप से रोरी उनके मिशन में शामिल होने और उनका साथ देने का निर्णय लेती है। ये अनएक्सपेक्टेड अलायंस कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स में नई कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा करता है और ग्रुप के भीतर और भी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को जन्म देता है। उनकी बातचीत और डायलॉग्स उनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे अपने मतभेदों से जूझते हैं और कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी प्रोग्रेस अचानक फायर ड्रैगन के फिर से प्रकट होने से बाधित हो जाती है, जो कारवां पर एक मर्सिलेस अटैक करता है। कई विलेजर्स की जान चली जाती है, जिससे कहानी की इमोशनल डेप्थ और भी गहरी हो जाती है। इस केओस में इटामी की यूनिट डिसाइसिव एक्शन लेती है और एंटी टैंक रॉकेट का इस्तेमाल करके ड्रैगन को अपंग बना देती है, जिससे ले रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाता है। ये विक्ट्री कहानी में शक्ति और होप की एक नई लहर लाती है, जो रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन के थीम्स को और उजागर करती है। गांव वालों से अलग होने के बाद इटामी एक क्रूशल डिसीजन लेता है। वह बचे हुए रेफ्यूजीज रोरी मर्क्यूरी और एल्फ वुमन और लिलेला को अल्लस हिल की सुरक्षा में वापस ले जाने का निश्चय करता है। ये कदम न केवल इटामी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को शेप करता है, बल्कि एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज को भी रीइंफोर्स करता है। थर्ड रिकॉन यूनिट अल्नस हिल लौटती है, जो अब एक वेल फोर्टिफाइड जेएसडीएफ बेस में बदल चुका है। रेफ्यूजीज की क्रिटिकल सिचुएशन को समझते हुए इटामी उन्हें शेल्टर और सुरक्षा देने का अथॉरिटी प्राप्त करता है। ये निर्णय इटामी की एम्पथी और दूसरों की भलाई के प्रति डेडिकेशन को दर्शाता है। इस बीच एम्पायर की प्रिंसेस पीना कोलालाडा जेएसडीएफ और उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स के बारे में अधिक जानने को उत्सुक हो जाती है। क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर वे पर्सनली सिचुएशन की जांच करने का बीड़ा उठाती है, जिससे कहानी में और टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट जुड़ जाता है। अल्नस हिल पर रेफ्यूजीज धीरे धीरे जापानीज सोल्जर्स के साथ अपने नए जीवन में एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन एक इंट्रीगिंग मिस्ट्री सामने आती है, जब एल्फ गर्ल टूका लूना मार्सो बार बार न सिर्फ अपने लिए बल्कि एक अनजान व्यक्ति के लिए भी भोजन मांगती है, जो ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है। ये रहस्य नैरेटिव में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को और गहराई देता है। ये समझते हुए कि वे जेएसडीएफ की जेनरोसिटी पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, लेले एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुझाती है। वो जेएसडीएफ द्वारा मारे गए ड्रैगन से स्केल्स इकट्ठा करने का विचार देती है, जिन्हें लोकल मार्केट्स में ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। प्लॉट का ये डेवलपमेंट कैरेक्टर्स की रिसोर्सफुलनेस और अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है, साथ ही स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के थीम्स को और मजबूत करता है। इसी समय दूसरी ओर जापानीज डाइट इतामी से फायर ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई पर रिपोर्ट मांगता है, लेकिन समन के समय इतामी और उसके साथी, जिनमें रोरी, लेले और टूका शामिल हैं, पहले ही इटालिका शहर की यात्रा पर निकल चुके होते हैं। उनका मिशन ड्रैगन स्केल्स का ट्रेड करना है, जिससे न केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि जेएसडीएफ के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी सामने आएगी। नैरेटिव का ये कन्वर्जेंस एंटिसिपेशन को बढ़ाता है और कहानी को क्लाइमेक्स की ओर धकेलता है। इतामी की यूनिट इटालिका पहुंचती है ठीक उसी समय जब ऑल्नस की हारी हुई सेनाओं के भगोड़ों से बनी एक मैसिव बैंडिट आर्मी शहर पर हमला कर देती है। प्रिंसेस पीना के नेतृत्व में सेनाएं बहादुरी से मुकाबला करती हैं, लेकिन ये साफ हो जाता है कि जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं पहुंचते, उनके पास बैंडिट्स को रोकने की ताकत नहीं है। ये सिचुएशन पीना को एक कठिन डिलेमा में डाल देती है, जिसमें स्टेक्स बेहद ऊंचे हैं। एक इंटेंस एनकाउंटर में पीना के थर्ड रिकॉन यूनिट से मुलाकात होती है और उसे उनकी कैपेबिलिटीज का एहसास होता है। सिटी की दुर्दशा को देखते हुए इतामी उसकी रक्षा में मदद करने का साहसिक निर्णय लेता है। वो पीना की योजना से सहमत होकर खुद को और अपने सोल्जर्स को दीवारों के कमजोर हिस्से यानी सदर्न गेट पर एक डिकॉय के रूप में तैनात करता है। ये स्ट्रैटेजिक स्टेप इतामी की कैरेक्टर ग्रोथ और ग्रेटर गुड के लिए खुद को रिस्क में डालने की रेडीनेस को हाईलाइट करता है, लेकिन दुश्मन कनिंग साबित होता है और ट्रैप में फंसने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो ईस्टर्न गेट पर एक डेवस्टेटिंग हमला करते हैं, जिससे डिफेंडर्स हैरान रह जाते हैं। ढहती डिफेंसेस और भीषण युद्ध का विविड वर्णन सीन को और इंटेंस बना देता है, जबकि स्टेक्स और बढ़ जाते हैं।
जैसे जैसे शहर की सुरक्षा टूटती है, प्रिंसेस पीना पर निराशा का साया गहराता जाता है। ये इमोशनल डेप्थ टेंशन को और बढ़ा देती है और उस क्रिटिकल सिचुएशन को सामने लाती है जिसमें वे खुद को पाते हैं। ये एक डिसाइसिव मोमेंट बन जाता है जहां कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन की असली परीक्षा होती है। रोरी, इतामी और उसके भरोसेमंद साथी अकीरा तोमिता और शिनो कोरीबयाशी प्रिंसेस पीना से मिलने और उसकी सेना को सपोर्ट करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। स्थिति की सीरियसनेस को समझते हुए जेएसडीएफ इतालिका के डिफेंस में 3rd रिकॉन यूनिट की मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर यूनिट भेजता है। हेलीकॉप्टर्स का टाइमली अराइवल लाउडस्पीकर्स पर गूंज रहे वागनर के द राइड ऑफ द वैल्करीज के पावरफुल म्यूजिक के साथ सीन में एक इंटेंस और ड्रामेटिक एलिमेंट जोड़ देता है, क्योंकि वे अटैकर्स को आसानी से सफाया कर देते हैं। इसी बीच लेले ड्रैगन स्केल्स को सक्सेसफुली बेच देती है और इतामी पीना और इटालिका के लोगों के साथ बातचीत में शामिल हो जाता है। मामूली कॉम्पेंसेशन की शर्तों के बावजूद इतामी ये इंश्योर करता है कि इटालिका की सॉवरेंटी सुरक्षित रहे। ये अलायंस और एक्सेप्टेंस के प्रिंसिपल को रीएनफोर्स करता है और केओस के बीच भी ट्रस्ट बनाए रखने का संदेश देता है। जब 3rd रिकॉन यूनिट ऑलनस हिल लौटने की तैयारी करती है तो उनकी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात पीना के ऑर्डर ऑफ द रोज नाइट से होती है। हाल ही की पीस ट्रीटी से अनजान नाइट्स इतामी और उसकी यूनिट को खतरा समझते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। एक टेंस मोमेंट में इतामी वायलेंस की बजाय पीस को चुनता है। वो अपनी यूनिट को बिना उसके ही वापस लौटने का आदेश देता है और कॉन्फ्लिक्ट को टालने के लिए अपनी फ्रीडम का त्याग कर देता है। ये डिसीजन उसके कैरेक्टर ग्रोथ और ग्रेटर गुड के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस की विलिंगनेस को दर्शाता है। इटालिका में प्रिंसेस पीना अपने नाइट्स बोजेस और पनाशे से इतामी की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करती है। उसे डर है कि इससे जेएसडीएफ नाराज हो सकता है और फ्रेजाइल ट्रीटी खतरे में पड़ सकती है। इस दौरान इतामी का इलाज फॉर्मल हाउसहोल्ड स्टाफ द्वारा किया जाता है। उसे बचाने की अर्जेंसी को समझते हुए रोरी, लेले, टूका और 3rd यूनिट के कुछ सदस्य चुपके से इटालिका लौट आते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है जब फॉर्मल मेड्स उनका गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। एक छोटी सोशल गैदरिंग होती है जहां वे इतामी से दोबारा मिलते हैं। एक अलग घटनाक्रम में पीना इतामी से माफी मांगने के लिए बेचैन होती है और बोजेस को उसके साथ रात बिताने का आदेश देती है। लेकिन बोजेस गुस्सा हो जाती है जब वे देखती है कि इतामी सहजता से एंजॉय कर रहा है और उसे नजरअंदाज कर रहा है। इस डर से कि उसकी हरकतों से स्थिति और बिगड़ सकती है, पीना और बोजेस व्यक्तिगत तौर पर इतामी की सुपीरियर्स से माफी मांगने का निर्णय लेती हैं। वे 3rd रिकॉन यूनिट के साथ ऑलनस हिल लौटती हैं, जहां लेले इंटरप्रेटर का काम करती है। अपनी जर्नी के दौरान पीना और बोजेस इतामी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हजामा से मिलती हैं और अपना रिग्रेट व्यक्त करती हैं। इसी बीच इतामी तुका को आमंत्रित करता है और उसे स्पेशल रीजन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जापानी डाइट से मिलने के लिए जापान आने का आग्रह करता है। अगले दिन इतामी, शिनो, अकीरा, रोरी, लेले, टूका, पीना और बोजेस गेट से होकर जापान में प्रवेश करते हैं। इतामी और उसका ग्रुप टोक्यो पहुंचता है, ऐसा शहर जो पीना और बाकी सबको अपने नज़ारों से और लोगों से मंत्रमुग्ध कर देता है। वहां उनकी मुलाकात कोमाकाडो नामक एक पब्लिक सिक्योरिटी एजेंट से होती है जो उन्हें उनकी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस तक पहुंचा देता है। इतामी, रोरी, लेले और टूका जापानीज डाइट की ओर बढ़ते हैं, जबकि पीना और बोजेस फॉरेन मिनिस्ट्री के मेंबर्स के साथ अपकमिंग पीस टॉक्स पर डिस्कशन करती हैं। जापानीज पार्लियामेंट में इतामी का ग्रुप फायर ड्रैगन अटैक के बारे में इंक्वायरी कमेटी के चेयरपर्सन से सवालों का सामना करता है। कमेटी जेएसडीएफ पर आरोप लगाती है कि वे घटना के दौरान मारे गए लोगों की सुरक्षा करने में असफल रहे। लेकिन रोरी, लेले और टूका जोरदार टेस्टिमनी देती हैं और बताती हैं कि किस तरह जापानीज सोल्जर्स ने उस मॉन्स्टरस क्रीचर से कई जिंदगियां बचाईं। उनकी हार्टफेल्ट गवाही न केवल आरोपों को चैलेंज करती है, बल्कि जेएसडीएफ के हीरोइक एफर्ट्स को उजागर भी करती है। हियरिंग के बाद इतामी और पीना का ग्रुप मेट्रो में दोबारा मिलता है, मीडिया और एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से बचने की कोशिश करते हुए। लीक हुए प्लान्स और किसी पोटेंशियल स्पाई के शक के मद्देनजर इतामी ऑल्टरनेट रास्ता चुनता है और सबको अपनी एक्स वाइफ के घर ले जाता है। इतामी अपनी पूर्व पत्नी रीसा से सब कुछ साझा करता है और ये जानकर सुकून पाता है कि रीसा इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अगले दिन वो प्लान बनाता है कि रीसा रोरी, लेले और टूका को शॉपिंग ट्रिप पर ले जाएगी ताकि वे केओस से दूर रहकर थोड़ा कंफर्ट पा सकें। इतामी जानता है कि वो रीसा के समझदारी और कैपेबिलिटी पर भरोसा कर सकता है। इसी दौरान अकीरा, पीना और बोजेस लाइब्रेरी जाते हैं,
रीसा द्वारा सुझाए गए बॉयज लव मांगा के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी से। ये अनयूजुअल चॉइस उन्हें इंट्रीग करती है और एक अनएक्सपेक्टेड लिटरेरी डिस्कवरी की ओर ले जाती है। ये हल्का फुल्का पल बढ़ते टेंशन से थोड़ी राहत देता है और कामराडरी की भावना लाता है। दूसरी ओर इतामी अपने पुराने दोस्त और डिफेंस मिनिस्टर तेरू कानो से फिर संपर्क करता है। एक भरोसेमंद एलाई के रूप में तेरू इतामी को स्पेशल रीजन के गेस्ट्स को एक सिक्योर हॉट स्प्रिंग्स इन में ले जाने का काम सौंपता है, जिसकी सुरक्षा एलीट जापानीज स्पेशल फोर्स ग्रुप यानी SFG द्वारा की जाती है। इस हॉट स्प्रिंग्स इन का उद्देश्य उन्हें ऐसा रेफ्यूज देना है जहां वे अपने चारों ओर की उथल-पुथल से दूर होकर कंफर्ट और शांति पा सकें। हालांकि सराय की सेरेनिटी अचानक तब टूट गई जब 3 अलग-अलग ब्लैक ऑप्स टीम्स ने इलाके में घुसपैठ कर दी और सतर्क SFG के साथ एक भीषण क्लैश शुरू हो गया। SFG ने तुरंत ही 2 गुर्गेतों को अमेरिकन्स के रूप में पहचान लिया, जिससे स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ये अनएक्सपेक्टेड इंट्रूजन ने इतामी और उसके साथियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया और वे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो गए। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में जापानीज प्राइम मिनिस्टर को अमेरिकन प्रेसिडेंट से ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा, जिसने ये मांग की कि SFG ब्लैक ऑप्स टीम्स पर अपने हमले रोक दे। प्रेसिडेंट का मकसद साफ था, उसका असली टारगेट स्पेशल रीजन के गेस्ट्स को अपने लिए सुरक्षित करना था। प्राइम मिनिस्टर पर दबाव बढ़ता गया, जिससे उन्हें एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। अंत में प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट की मांगे मानते हुए तेरू को अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक काउंटर मूव खेला, अपने पद से रिजाइन करने की योजना, जिससे प्रेसिडेंट का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। प्राइम मिनिस्टर का यह बोल्ड स्टेप जापान और उसके एलाइज के इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। जैसे ही तीनों ब्लैक ऑप्स टीम्स सुरक्षित हॉट स्प्रिंग सराय के पास पहुंची, केओस अनअवॉइडेबल लग रहा था। बढ़ते तनाव और अनसर्टेनिटी के बीच इतामी का सामना नशे में धुत और प्लेफुल रोरी से हुआ, जिसने खतरनाक माहौल में भी अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर जोड़ दिया। इतामी का ध्यान स्थिर था, वो जानता था कि डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी उसे सिचुएशन पर कंट्रोल रखना होगा। एक ड्रामेटिक शोडाउन के लिए मंच तैयार था, जहां अलायंसेस की टेस्टिंग होगी, लॉयल्टी पर सवाल उठेंगे और स्पेशल रीजन के गेस्ट्स का फ्यूचर अधर में लटक जाएगा। इतामी और उसके साथी एक ट्रिपली सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार थे और अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के संकल्प के साथ। जैसे ही रोरी और इतामी के बीच इंटीमेट मोमेंट्स अपने पीक पर पहुंचे, अचानक फोन की तेज रिंगटोन ने माहौल तोड़ दिया। इतामी ने अनविलिंगली फोन उठाया तो दूसरी ओर से उसका अधीनस्थ तारू अर्जेंट न्यूज दे रहा था। जैसे ही सिचुएशन की सीरियसनेस स्पष्ट हुई, सवाई का काम एनवायरनमेंट तुरंत टेंस माहौल में बदल गया। इतामी ने फोन रखते ही देखा कि कोई अंदर घुस आया और सन्नाटा भंग कर दिया। इतामी और उसके ग्रुप की सिक्योरिटी का जिम्मा उठा रही अमेरिकन ब्लैक ऑप्स टीम ने सराय पर धावा बोल दिया, लेकिन उनकी एंट्री को अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि रशिया और चाइना की राइवल टीम्स अचानक ही गन फायर और टैक्टिकल मूव्स के साथ उन पर टूट पड़ी। कभी शांत रही सराय पलक झपकते ही बैटलफील्ड बन गई और 3 तरफा गोलीबारी छिड़ गई। इस अफरा तफरी में हमेशा की तरह फॉर्मिडेबल वॉरियर रोरी तुरंत ही लड़ाई में कूद पड़ी। उसके लीथल स्किल्स और सुपरनैचुरल पावर्स ने बैटलफील्ड का रुख बदल दिया और मैसेकर के बीच सिर्फ वही जीवित रहीं। इंटरनेशनल फोर्सेस के बीच इस क्लैश ने स्पेशल रीजन के इर्द गिर्द चल रही पावर स्ट्रगल की कॉम्प्लेक्सिटी उजागर की, जहां कई नेशंस इन्फ्लुएंस रिसा को इमोशनल फेयरवेल देने और गिंजा मॉन्यूमेंट पर ट्रिब्यूट अर्पित करने के बाद स्पेशल रीजन की लड़कियां गेट की ओर वापस निकल पड़ी। जापान में हुए एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एम्पायर और जापान के बीच युद्ध के डिजास्ट्रस परिणामों की गहरी समझ दी। इसी रियलाइजेशन से प्रेरित होकर प्रिंसेस पिना ने राजधानी लौटकर वॉर फैक्शंस के बीच पीस टॉक्स शुरू करने की ठानी। चूंकि ये गेट दोनों वर्ल्ड्स को जोड़ता था, दांव पहले कभी इतने ऊंचे नहीं थे। दोनों तरफ के लोगों के एक्शंस और डिसीजंस इतिहास की दिशा तय करेंगे और काउंटलेस लाइव्स का फ्यूचर निर्धारित करेंगे। पीस और अंडरस्टैंडिंग की जर्नी बस शुरू ही हुई थी। आगे आने वाली चुनौतियां इसमें शामिल हर एक के डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व की परीक्षा लेने वाली थी। गेट खुले 5 महीने हो चुके थे और एलनस रिफ्यूजी कैंप अब एक बसलिंग कस्बा और ट्रेड हब बन चुका था। अर्थ से लोग एम्पायर के साथ व्यापार करने आए और मार्केट प्लेस वाइब्रेंट हो गया। इस बीच एम्पायर की कैपिटल में पिना जापानीज फॉरेन मिनिस्ट्री के नए एम्बेसडर कोजी सुगावारा का परिचय वॉर सपोर्टिंग फैक्शन के एक पावरफुल नोबल लॉर्ड सिसिरो से कराती है।
पिना लॉर्ड सिसेरो के साथ एक डील करती है, शांति वार्ता में उसका सहयोग, बदले में उसके नेफ्यू की रिहाई, जो अभी जापान में वॉर प्रिजनर था। एलनस लौटकर टुका अभी भी टाउन में सर्च करती रहती है, अपने फादर को ढूंढने की डेस्परेट होप में और पेनफुल ट्रूथ को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए। उसकी हालत देखकर चिंतित इतामी और उसके दोस्त एक सराय में इकट्ठा होकर उसकी मदद का रास्ता तलाशते हैं। कुरुकावा सुझाव देता है कि उन्हें टुका को ट्रूथ बता देना चाहिए, लेकिन इतामी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इतामी और रोरी बातचीत में इनग्रॉस्ड हैं और साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। तभी अचानक याओ हाओ दुशी नाम की एक डार्क एल्फ महिला आती है। याओ हाओ दुशी रोरी को बच्ची समझकर इतामी को एक छोटी लड़की को अल्कोहल पिलाने के लिए डांट देती है। इस इंट्रूजन से परेशान होकर रोरी शरारती अंदाज में मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाती है, जिससे इतामी वहां से निकल जाता है। याओ हाओ तुशी को यह नहीं पता होता कि इतामी उन ग्रीन मैन में से एक है जिनकी वो तलाश कर रही है। वो अपने लोगों की रक्षा के लिए उनसे हेल्प मांगना चाहती है, जिन पर फायर ड्रैगन का हमला हो रहा है। नेक्स्ट डे इतामी एलनस में जेएसडीएफ के बेस का दौरा करने की तैयारी करता है, साथ ही इंपीरियल कैपिटल पर भी नजर रखता है। स्टोरी कैरेक्टर डेवलपमेंट का मौका देती है, क्योंकि टुका अपनी ग्रीफ और डिनायल से जूझती है और इतामी अपने उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी से जूझता है। टुका द्वारा अपने फादर की निरंतर खोज और ट्रूथ का सामना करने और उसकी प्रोटेक्शन करने के बीच का नाजुक बैलेंस इमोशनल डेप्थ को दर्शाता है। टुका की सिचुएशन से निपटने के तरीकों पर इतामी के ग्रुप के भीतर कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के कारण टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। याओ हाओ दुशी को जापानीज सोल्जर्स से बात करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज से अनफेमिलियर हैं। उनकी मदद लेने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं जब उसे कॉर्टिसन समझ लिया जाता है और वो ठग से भिड़ जाती है, जिसके कारण मिलिट्री पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। हालांकि लिली, जिसने अर्थ के एडवांस साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके मैजिक में मास्टरी हासिल कर ली है, को जेएसडीएफ द्वारा याओ हा के इंटरप्रेटर के रूप में सर्व करने के लिए बुलाया जाता है। जनरल हजामा को याओ हा की प्लाइट के बारे में पता चलता है और वो उसे समझाता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। रीजन ये है कि उसकी होमलैंड श्वार्ट्स फॉरेस्ट एल किंगडम में एम्पायर की बाउंड्रीज के बाहर स्थित है। चूंकि जापान इस समय एम्पायर के साथ पीस नेगोशिएशंस में लगा हुआ है, इसलिए उनकी सीमा के पार आर्मी भेजने से वॉर भड़क सकता है और वो फ्रेजाइल पीस टूट सकती है, जिसके लिए वो प्रयासरत है। इस खबर से शॉक्ड होकर याओ हा को कुछ काइंड सोल्जर्स से सिंपैथी मिलती है। लेफ्टिनेंट आकिरो यानागिड़ा सुझाव देते हैं कि याओ हा को इतामी से मदद लेनी चाहिए। इस बीच इतामी और उसके मेन अर्थ से पिना और हैमिल्टन तक सप्लाईज पहुंचाने के मिशन पर निकलते हैं, जिसका एम जापान के साथ पीस के लिए और भी नोबल्स का सपोर्ट हासिल करना है। जाने से पहले इतामी अननोइंगली पिना को एक याओई डोजिन दे देता है, जिसका ट्रांसलेशन बोजेज और पेनाश ने किया है। उसे ये नहीं पता होता कि उस डोजिन में उसके पिछले हीरोइक एक्ट्स को दिखाने वाले न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शामिल हैं। जैसे ही इतामी उम्मीद के साथ बेस पर लौटता है कि वो वॉरिंग फैक्शंस के बीच पीस एस्टैब्लिश कर सकेगा, लिली बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं है। स्टोरी का ये पार्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है, क्योंकि याओ हा डुशी को सेटबैक्स फेस करने होते हैं और वो मदद मांगती है। वहीं लिली अपनी मैजिकल एबिलिटीज में लगातार ग्रोथ करती रहती है। याओ हा की डेस्परेशन और सोल्जर्स के कंपैशन के जरिए इमोशनल डेप्थ उभर कर आती है। कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और बाउंड्रीज से पैदा होता है, जो याओ हा को इमीडिएट असिस्टेंस देने में बाधा डालती है। सीन्स में याओ हा की अरेस्ट, सप्लाईज की डिलीवरी और इतामी और पिना के बीच एक्सचेंज को इंप्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो याओ हा की फ्रस्ट्रेशन, सोल्जर्स की एम्पैथी और ऑनगोइंग पीस एफर्ट्स को व्यक्त करते हैं। पीस और उसकी चैलेंजेस की थीम हाईलाइट की गई है, साथ ही इतामी के पास्ट हीरोइक एक्ट से अनजाने जुड़ाव को भी दिखाया गया है। स्टोरी की पेसिंग और स्ट्रक्चर याओ हा के स्ट्रगल्स, इतामी के मिशन और लिली के नरेशन के बीच के बदलाव के साथ रीडर को ये एहसास दिलाती है कि वॉर का रेजोल्यूशन अभी तक अनसर्टन है। इंपीरियल कैपिटल में पिना एक प्राइवेट पार्टी आयोजित करती है, जिसमें लॉर्ड सिसेरो और उनकी फैमिलीज की लीडरशिप में सेनेटर्स का एक ग्रुप शामिल है। थर्ड रिकॉन यूनिट द्वारा किए गए इंप्रेसिव वेपन्स डिस्प्ले को देखकर लॉर्ड सिसेरो को जापान के खिलाफ लड़ाई की फ्यूटिलिटी का एहसास हो जाता है और वो पीस नेगोशिएशंस करने का निर्णय लेता है।
हालांकि पिना के बड़े भाई क्राउन प्रिंस जोरजैल को इस मीटिंग का पता चल जाता है और वो अपने दल के साथ सेनेटर्स पर ट्रीजन का आरोप लगाने निकल पड़ता है। इतामी के स्काउट्स द्वारा राजकुमार के आने की सूचना मिलने पर थर्ड रिकॉन यूनिट तुरंत एक्शन लेती है ताकि प्रिंस जोरजैल के आने से पहले ही सेनेटर्स को बिना किसी की नजर लगे एस्केप कराया जा सके। कैपिटल के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में अकुशु में मारी वहां डिप्लॉयड जेएसडीएफ टीम में शामिल हो जाती है और अपनी नर्सिंग स्किल्स का यूज करके चौकी पर मदद मांगने वाले रेजिडेंट्स की मदद करती है। इस बीच याओ हाडुशी लोकल सोर्सेज से इतामी के लिए की फिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती है। वहीं इतामी, शिनो और आकिरा पिना के पैलेस में रहते हैं। अकुशु आउटपोस्ट पर वापस आकर डेमी ह्यूमन कॉर्टिसंस मारी को एक आने वाले अर्थक्वेक की वार्निंग देती हैं। ये समझते हुए कि यह घटना अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स द्वारा भूकंप का पहले से सेंस कर लेने जैसी है, कमांडिंग ऑफिसर मुटाबुलू स्पेशल रीजन के सोल्जर से आग्रह करता है कि भूकंप आने से पहले ही सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट कर लें। इस कहानी का यह भाग एक प्राइवेट पार्टी इंट्रोड्यूस करता है जहां पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जिसमें लॉर्ड सिसेरो की रियलाइजेशन और जोरजैल का पीस के खिलाफ स्टैंड उजागर होता है। मैरी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को जेएसडीएफ टीम में शामिल होने और लोकल लोगों की हेल्प के लिए अपने नर्सिंग स्किल्स का उपयोग करने के रूप में दिखाया गया है। याओहा की नॉलेज की सर्च कहानी में थ्रिल और क्यूरियोसिटी जोड़ती है। अकुशुआ चौकी अपनी यूनिक डायनामिक्स के साथ एक सेटिंग के रूप में काम करती है, जिसमें हाफ ह्यूमन प्रोस्टिट्यूट्स की वार्निंग और मुताबरू का प्रोएक्टिव डिसीजन शामिल है। पात्रों के टेंशन और मोटिवेशंस को एक्सप्रेस करने में डायलॉग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और नेचुरल डिजास्टर्स के थीम्स आपस में इंटरट्वाइन होकर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस की कई लेयर्स क्रिएट करते हैं। विजुअल डिस्क्रिप्शंस रीडर को रॉयल कैपिटल और अकुशवा में इमर्स कर देते हैं, जबकि पेस और स्ट्रक्चर खासकर अपकमिंग अर्थक्वेक के साथ एंगेजमेंट और सस्पेंस बनाए रखते हैं। एम्पायर की प्रिंसेस पीना ने जापानीज रिप्रेजेंटेटिव्स सुगावारा, इटामी, शिनो और अकीरा को अपने फादर एम्परर से ग्रैंड इंपीरियल पैलेस में मिलने का इन्विटेशन दिया। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य भूकंपों की डिस्ट्रक्टिव पावर, जो उनके देश में बार बार आने वाला खतरा है, को इफेक्टिवली कैसे हैंडल और रिड्यूस किया जाए, इस पर उनसे गाइडेंस लेना था। लेकिन पीना और जापानीज रिप्रेजेंटेटिव्स शॉक्ड रह गए जब रॉयल पैलेस में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जोरजाल, एम्परर का एम्बिशियस और पावर हंग्री सन, आ पहुंचा। जोरजाल अपने पिता को अपकमिंग अर्थक्वेक के बारे में वॉर्न करने आया था, जैसा कि उसकी मेड नोरिको ने प्रिडिक्ट किया था। ये रेवलेशन पीना और जापानीज डेलीगेट्स के लिए एस्टॉनिशिंग था, क्योंकि नोरिको कोई और नहीं बल्कि एक जापानीज सिटीजन थी। नोरिको के साथ जोरजाल के क्रूअल बिहेवियर से फ्यूरियस होकर इटामी का एंगर बर्स्ट हो गया और उसने जोरजाल पर एक पावरफुल पंच मारा, जिससे हेल्पलेस लड़की बच गई। जोरजाल के बॉडीगार्ड्स, जो अपने मास्टर के लॉयल थे, रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिनो की शार्प मार्क्समैनशिप ने उन्हें तुरंत और डिसाइसिवली डिफीट कर दिया। अपने फेलो कंट्रीमैन को ढूंढने और रेस्क्यू करने की इच्छा से मोटिवेटेड होकर इटामी और शिनो ने जोरजाल से अन्य जापानीज कैप्टिव्स के बारे में इंटेरोगेशन शुरू किया। हालांकि जोरजाल के कंट्रोल में एक और मेड ट्यूअल अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ गई और उनके प्रयासों को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। कन्फ्रंटेशन डेडलॉक तक पहुंच गया, जिससे जापानीज एनवॉयस फ्रस्ट्रेटेड तो हुए, लेकिन ट्रुथ रिवील करने के लिए रिजोल्यूट रहे। सुगावारा ने सिचुएशन की ग्रेविटी समझते हुए एम्परर को वॉर्न किया कि अगर अबडक्टेड जापानीज सिटीजन्स को तुरंत वापस नहीं भेजा गया तो इसकी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैसेज डिलीवर करने के बाद जापानीज डेलीगेशन ने अपने डिटर्मिनेशन को और मजबूत करने और पीसफुल सोल्यूशन खोजने की इंपॉर्टेंस बताने के लिए रॉयल सीनेट बिल्डिंग पर एरियल स्ट्राइक किया। उधर जब ट्यूएल जोरजाल के वूंड्स की देखभाल कर रही थी, उसके छोटे भाई डियाबो को अपने पिता के जोरजाल को सक्सेसर बनाने के इरादे का पता चला। एम्परर का मानना था कि वो थ्रोन छोड़ने के बाद जोरजाल को इजीली कंट्रोल कर सकता है। इस रेवलेशन ने एम्पायर के ऑलरेडी टेंस पॉलिटिकल लैंडस्केप में और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर दी। गिंजा इंसिडेंट के दौरान अपने पेरेंट्स पर आए ट्रैजिक मिसफॉर्चून से अनजान नोरिको जापान वापस लौटने का रास्ता खोजने की होप में जेएसडीएफ एलनेस बेस पहुंची। उसके घर की लॉन्गिंग और आंसर्स की तलाश अभी भी अनरिजॉल्व थी, जिससे उसकी इमोशनल टर्मोइल और बढ़ गई। इसी दौरान एल्विन रेस की एक मेंबर टूका अपने मिसिंग फादर की रिलेंटलेस सर्च में लगी रही। उसकी क्वेस्ट उसे डेंजरस टेरेन से होकर ले गई, लेकिन हर कोशिश फ्यूटाइल रही, जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और सौरो बढ़ता गया। जैसे जैसे इस कॉम्प्लेक्स पजल के पीसेस अपनी जगह पर फिट होते गए, पीना, जापानीज डेलीगेट्स और उनके अलाइज के लिए स्टेक्स और भी हाई हो गए। जस्टिस, आंसर्स और अपने लोगों की सेफ रिटर्न की तलाश ने उन्हें पॉलिटिकली चार्ज्ड वर्ल्ड की गहराइयों में धकेल दिया।
रॉयल कैपिटल में डियाबो और पीना को एक शॉकिंग न्यूज़ मिली। ज़ोरज़ाल को ऑफिशियली थ्रोन का हेir डिक्लेयर कर दिया गया था। इस खबर ने उन्हें भीतर तक शेक कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता के इरादों से वाकिफ थे कि ज़ोरज़ाल को पपेट रूलर की तरह कंट्रोल करना है। लेकिन ज़ोरज़ाल एक ओबीडियंट हेir होने के बजाय अपनी एम्बिशंस नर्चर करता रहा और अपने पिता के प्लान्स के आगे बेंड होने से रिफ्यूज़ कर दिया। डियाबो और पीना को पता नहीं था कि ज़ोरज़ाल चूल नाम के एक स्लेव के इन्फ्लुएंस में था जो एम्पायर से रिवेंज लेना चाहता था। चूल ने नोरिको के असैसिनेशन प्लान की, पीना को इस क्राइम में फ्रेम करने की चाल चली और जेएसडीएफ के रात को प्रोवोक करके एम्पायर को डिवेस्टेट करने की सिनिस्टर प्लानिंग बनाई। अल्नस बेस पर यानागीदा ने इतामी से एक डेंजरस मिशन के साथ संपर्क किया। एल एम्पायर तक जाकर फॉर्मिडेबल फायर ड्रैगन का एक्सटर्मिनेशन करना। लेकिन इतामी अपने सोल्जर्स की सेफ्टी को लेकर वरिड था और उनकी लाइव्स को अननेसेसरी रिस्क में डालने से रिफ्यूज कर दिया। वो ऐसे मिशन पर जाने को तैयार नहीं था जिसके कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स हो सकते थे। इस टर्मोइल के बीच ग्रीफ और डिस्पेयर से घिरी टुका इंसैनिटी की हालत में पहुंच गई। उसकी कंपेनियन याओ ने उसे ट्रुथ रिवील किया कि उसके फादर की हत्या उसी फायर ड्रैगन ने की थी जिसका सामना करने के लिए इतामी को कहा गया था। टुका की फ्रैजाइल मेंटालिटी टूट गई और अपनी ट्विस्टेड माइंड स्टेट में उसे विश्वास हो गया कि इतामी ही उसका फादर है। इस रेवलेशन ने टुका को मैडनेस की कगार पर धकेल दिया। इतामी के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में याओ ने डेस्परेट प्ली की। उसने इतामी से अपने पीपल की मदद करने की विनती की, चाहे इसके लिए उसके क्लोज वंस को सफरिंग ही क्यों ना उठानी पड़े। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए इतामी ने टुका के फादर की रोल टेम्पोररीली निभाने का टफ डिसीजन लिया, ताकि उसे वो स्टेबिलिटी मिल सके जिसकी उसे डेस्परेटली नीड थी। लेकिन टुका का इंसैनिटी अनकंट्रोलेबल होता गया, जिससे उसकी और उसके आसपास के लोगों की वेलबींग को खतरा पैदा हो गया। इतामी को एहसास हुआ कि टुका को हील करने और उसके डिल्यूजन्स को दूर करने का केवल एक तरीका है, फायर ड्रैगन का सामना करना और उससे रिवेंज लेना। ड्यूटी और कंपैशन की भावना से ड्रिवन होकर इतामी ने इस डेंजरस जर्नी पर निकलने का रेजोल्यूशन लिया। अपने ट्रूप्स के साथ रॉयल कैपिटल जाने की बजाय इतामी ने टुका, रोरी, लैलई और याओ की एक टीम बनाई। यानागीदा द्वारा प्रदान किए गए लॉजिस्टिक्स से इक्विप्ड होकर वे एक हमवी में सवार होकर निकल पड़े और फॉर्मिडेबल फायर ड्रैगन का सामना करने और टुका की सफरिंग का एंड करने के लिए डिटरमिन्ड थे। आगे का रास्ता डेंजर्स, अनसर्टेनिटीज और अपने अपने बर्डन से भरा हुआ था। इतामी और उसके कंपेनियंस फायर ड्रैगन का सामना करने और विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के अपने अनवेवरिंग रिजॉल्व से आगे बढ़ते रहे। ये जर्नी उनके करेज, रेजिलियंस और उन बॉन्ड्स की परीक्षा लेगी जो उन्हें अनजान पाथ पर ले जाते हुए एक दूसरे से जुड़ते थे। हलचल भरे अल्नस रिफ्यूजी टाउन में लोकल बार में काम करने वाली एक स्किल्ड वॉरियर बनी डिलाइला को अपने मास्टर फॉर्मल क्लैन से एक टेरिफाइंग ऑर्डर मिला। डिलाइला को पता भी नहीं था कि नोरिको की असैसिनेशन का ऑर्डर फॉर्मल क्लैन की पूर्व क्वीन छूल ने दिया था, जो एम्पायर से रिवेंज लेना चाहती थी। जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स पजल के पीसेस अपनी जगह पर फिट होने लगे, जनरल हजामा को इतामी के फायर ड्रैगन से भिड़ने के कैंपेन के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत सपोर्ट के लिए एक टास्क फोर्स तैयार की। इस फॉर्मिडेबल क्रीचर से उत्पन्न मैसिव थ्रेट को समझते हुए हजामा ने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को कंबाइन करने की नेसेसिटी समझी। स्ट्रैटेजी और नेगोशिएशन के बीच यानागीदा और किंग ड्यूरैन ने एक एग्रीमेंट किया, जिससे जेएसडीएफ को एल्ड एम्पायर से होकर गुजरने की परमिशन मिल गई। उनका कोऑपरेशन इतामी के मिशन को स्मूथ बनाने और फायर ड्रैगन के विरुद्ध एक यूनाइटेड फ्रंट सुनिश्चित करने में क्रूशियल साबित हुआ। नोरिको की किलिंग की डिलाइला की अटेम्प्ट फेल हो गई जब यानागीदा को उसकी मैलिशियस प्लॉट का पता चल गया। दोनों के बीच का क्लैश एक फियर्स बैटल में बदल गया, जिसमें दोनों इंजर्ड हो गए थे। इस इंसिडेंट ने जेएसडीएफ का ध्यान खींचा और असैसिनेशन अटेम्प्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फॉर्मल क्लैन की मदद से जेएसडीएफ ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अनकवर की। ये सामने आया कि फॉर्मल क्लैन